हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट बूस्टर पार्ट 6 आज हम कुछ फैक्ट देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये न्यूज में आई थी। महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट हुआ था, एक टाइगर्स थी अवनी करके, तो उसके लिए शूटर बुलाया गया था और सारा इशू हुआ था। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज इन न्यूज। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है? इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एक्ट के तहत आई हुई है। स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, इस तरीके से सवाल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉडी आप जब पढ़ोगे, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई फंड आता है, कोई एक्ट, कोई अथॉरिटी होती है, तो आपको ये देखना जरूरी होता है कि वो किसी एक्ट के तहत आई हुई है या सीधा सीधा उसे ले आप विदाउट एक्ट लाया हुआ है। तो स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी आपको देखना है। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये किस एक्ट के तहत आई हुई है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट में ऑब्वियसली हम सब कुछ पढ़ते हैं, बट जो चीजें न्यूज में है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस रखेंगे। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको पढ़ना है। देन ये इतना ध्यान में रखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंडर आई हुई है। अब नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के काम क्या होते हैं? एक नाम में ही है, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर्स के लिए कंजर्वेशन कीजिए, सस्टेनेबल हैबिटेट कीजिए, वर्कआउट कीजिए। देन लोकल पीपल्स को साथ में लेके कुछ वर्कआउट कर सकते हो, उस तरीके से चीजें कीजिए। देन सेकंड वन इज दैट कि आपको सारे नेशनल पार्क्स, टाइगर कंजर्वेशन और उससे जुड़ी हुई चीजें पता होनी चाहिए स्टेट वाइज। उसमें भी नॉर्थ ईस्ट अच्छे तरीके से कर दीजिए। एवरी ईयर इफ यू विल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन केस ऑफ यूपीएससी, दे आर आस्किंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, है ना? तो वो आप ढंग से कर लो। उसके बाद टाइगर सेंसस भी होता है, तो टाइगर सेंसस सबसे ज्यादा टाइगर्स की स्टेट में है, वो भी आपको करना जरूरी होता है। पर इंडिया के बारे में एक पेक्युलर फीचर ध्यान में रखना कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं। गिर लायन हमारे यहाँ पे इन केस ऑफ गुजरात। ओके, देन ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट करने की बात सोची जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। कभी भी ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा हो रही है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आपको पूछा जाता है एमएसपी किसने लाया, किसने वर्कआउट किया, मतलब इंप्लीमेंट कौन करने वाला है, एमएसपी की प्राइजेस किसने तय की है, तो ये पूछा जाता है। बेसिक चीजें ध्यान में रखना। ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 1976 में स्टैब्लिश हुई कंपनी है ये। हेडक्वार्टर इसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को ये रिपोर्ट करती है। अब इसमें डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स कितने हैं? 73.44% शेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसको डिस इन्वेस्टमेंट करना मतलब ये शेयर बेचे जाएंगे और उससे जो पैसा आएगा उसको यूटिलाइज करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लॉस में है गवर्नमेंट की कंपनीज, उनके शेयर्स बेच के उसको फिर इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग जगह पे, उसे डिस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट। सो कंसोर्टियम ऑफ 4 पोर्ट ट्रस्ट, तो इसमें क्या होगा डिस इन्वेस्टमेंट? बिकॉज इट इज फॉर कंसोर्टियम ऑफ 4 पोर्ट ट्रस्ट। वो 4 पोर्ट ट्रस्ट कौन कौन सी है? तो इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट आंध्र प्रदेश, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ओडिशा, देन JLNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, कांडला गुजरात। तो ये 4 है, विशाखापट्टनम, पारादीप, JLNPT और कांडला। इसमें भी एक चीज ध्यान में रखना कि पोर्ट्स कहां कहां कितने कितने हैं, मतलब वेस्ट साइड पे पोर्ट ज्यादा है या ईस्ट साइड पे पोर्ट ज्यादा है, उसका रीजन क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पोर्ट्स के स्पेसिफिक टाइप होते हैं कि पर्टिकुलर पोर्ट क्या है, रिवराइन पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट। फॉर एग्जांपल फैक्ट की बात करेंगे तो कोलकाता इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन केस ऑफ इंडिया, तो फिर वो रिवराइन है, लैंडलॉक है, नेचुरल हार्बर है। विशाखापट्टनम क्या है? तो ये सारी चीजें आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी इन केस ऑफ करंट बेस्ड बेसिक, ये आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज मोनोजेनिक डायबिटीज। अब इसमें सिंपल बात यह है कि अगर आप इस वर्ड पे फोकस करोगे, मोनोजेनिक, मोनो मतलब एक, जेनिक मतलब क्या? म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से डायबिटीज होता है, उसे बोला जाता है मोनोजेनिक डायबिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान में रखना, व्हाट इज मोनोजेनिक डायबिटीज। इसके और टाइप्स भी है, तो इतना ये जरूरत नहीं है, बट मोनोजेनिक इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ सिंगल जीन म्यूटेशन। उसमें भी इस जीन्स, देन डीएनए, उसके बारे में चीजें पूछी जाती है। जैसे 3 पैरेंट बेबी है ब्रिटेन के बारे में, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक एंड ऑल दैट, तो वो एक चीज ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट वन, वाहन। वाहन क्या है? वाहन इज अ सिस्टम कि जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की सारी चीजें ढंग से देखता है, तो वाहन इज अ सिस्टम, ये ध्यान में रखना। वाहन एक सिस्टम है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें वर्कआउट करता है। देन ये फैक्ट
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ इंडिया रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने क्या किया हुआ है कि सी प्लेन्स को अब परमिशन दी गई है कि दे कैन ऑपरेट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स। सी प्लेन्स जो होते हैं, है ना, तो उनको अब कमर्शियल पैसेंजर की फ्लाइट के लिए अलाउ किया गया है इन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बाय मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा। अब इसमें क्या होगा, ये सी प्लेन्स कहां कहां पे ऑपरेट करेंगे कमर्शियल पैसेंजर्स के लिए। फॉर एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, देन साबरमती रिवर फ्रंट है, नागार्जुन सागर है तेलंगाना में, सो इट इज रिलेटेड विद रिवराइन या फिर रिवर से जुड़े हुए सारे ये प्लेसेस है इंपॉर्टेंट। तो ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का फेज। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम हम पढ़ते हैं वो है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसका जो फुल फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान नाम की अलग भी स्कीम है, माइनॉरिटीज के लिए स्कीम है इन केस ऑफ J&K एंड ऑल दैट, तो उसमें कंफ्यूज मत करना कभी। उड़े देश का आम नागरिक में आपको मतलब 2,500 रुपए में आप रीजनल कनेक्टिविटी की कोई भी मतलब फ्लाइट से आप ट्रैवल कर सकते हो। इसका मिनिमम जो फेयर रहेगा वो 2,500 रहेगा और उसके लिए सब्सिडाइज करेंगे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इसमें वर्कआउट करेंगे रीजनल कनेक्टिविटी में। ये किस चीज के लिए की गई है, तो एक आम आदमी के लिए फैसिलिटीज मिले कि जो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। आम नागरिक कभी एरोप्लेन से या प्लेन से ट्रैवल नहीं करता है तो उसको भी कम रुपए में ये फैसिलिटी मिलेगी तो वो वर्कआउट करेगा। दूसरी चीज, जो डोमेस्टिक फ्लाइट कंपनी है उनको भी इस तरीके से अच्छा मुनाफा मिलेगा, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम बचेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें है कि जिसकी वजह से आप उड़ान लेके आए। द नेक्स्ट वन, गंगा ग्राम प्रोजेक्ट। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट, गंगा नदी के किनारे पे जितने गांव है उन गांवों को स्वच्छता मिशन वहां पे आप इंप्लीमेंट कीजिए। वहां पे मतलब पानी होगा या फिर सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो होगा तो उसको प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट इज गंगा ग्राम प्रोजेक्ट। इसका मतलब सिंपल है कि गांव की मतलब गांव का जो कचरा है या फिर जो गंदगी है वो गंगा नदी में ना आए। तो अभी गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन च्यवन ऋषि आश्रम में किया गया उसको वर्कआउट, और ये चौसा विलेज है बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन ये ध्यान में रखना, बिहार में ऑर्गेनाइज किया था गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन। बिहार में चौसा करके विलेज है, उस चौसा विलेज में च्यवन ऋषि आश्रम में ये वर्कआउट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसमें यही सारी बातें थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब गंगा स्वच्छता अभियान एंड ऑल दैट, तो नमामि गंगे मिशन हमारे यहाँ पे गंगा के लिए हम सेपरेट मिनिस्ट्री भी वर्कआउट कर चुके हैं, उसके लिए फंड लाया हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहां से डायरेक्ट फंडिंग होती है। अब क्या है ना कि गंगा का जो मेजर बेसिन है, 5 मेजर गंगा बेसिन स्टेट्स, वो ध्यान में रखना। एक है उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स आप ध्यान में रखिए। दूसरा एक सवाल हमें पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे पे सिटीज कौन कौन सी है, तो एनसीईआरटी पढ़ लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल पटना, बिहार में अगर आप बात करोगे तो पटना, गंगा नदी वहां से जाती है। तो इस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट सिटी है उनके नाम भी पता होने चाहिए जो गंगा। देन देयर इज वन अनदर स्कीम दैट इज गंगा एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहली गंगा एक्शन टास्क फोर्स कहां पे डिप्लॉय हुई है, वो नाम उस प्लेस का नाम है गढ़मुक्तेश्वर। तो वो भी आप ध्यान में रखिए, गंगा से जुड़ी हुई सारी चीजें, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का ओरिजिन, उसकी ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल दैट, मतलब सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी आपको करनी है प्रीलिम्स के लिए। आप पेपर देखिए, हमेशा किसी ना किसी रिवर के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाता है इन केस ऑफ प्रीलिम्स। तो गंगा नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो गंगा नदी के बारे में ये आप वर्कआउट कर लेना। और सिर्फ गंगा नदी की सिटीज नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल राइन रिवर के साथ कोई सिटी दे दी है आपको, तो उस तरीके से चीजें हो सकती है। तो वो ध्यान में रखना थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड और गंगा। देन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, SPR। हमारे पास क्या है ना, हम इंडिया का जो रिजर्व है, मतलब पेट्रोलियम का रिजर्व, वो सिर्फ 3 दिन हमें जितना, मतलब हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना हम स्टोर कर सकते हैं, 3 दिन इतना ही स्टोर कर सकते हो। इन 1990 जब गल्फ इशू हुए थे तो उस वक्त मतलब सारा ऑयल एंड ऑल दैट वो इशू हुआ था। और अगर हमारे पास ज्यादा ऑयल हम अगर स्टोर करके नहीं रखेंगे, अगर कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपत्तिजनक बात होती है तो उस टाइम पे हमें पेट्रोलियम नहीं रहेगा। फॉर दैट पर्पज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कहां कहां पे वर्कआउट करना है, तो वो प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटका एंड पडूर कर्नाटका। ये 2 जगह कर्नाटक में से है, मैंगलोर एंड पडूर, एंड विशाखापट्टनम इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, पेट्रोलियम रिजर्व्स, इसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इन 2017-18 बजट, 2017-18 के बजट में
चंदी खोले ओडिशा एंड बीकानेर राजस्थान, ये 2 और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने की बात कही गई है। तो ये 2, तो टोटल अगर आप देखोगे तो 5 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है इंडिया के पास। ये 2 वर्कआउट होने हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी। विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पर्डूर, चंदी खोले ओडिशा एंड बीकानेर, ये आ जाएगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के बारे में भी एक बात बता दूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, उज्ज्वला योजना इज देयर। उज्ज्वला योजना जो है तो इट्स ओनली वेलफेयर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो वो भी ध्यान में रखना, वो पूछी जा सकती है हमें। देन एनीमी प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैकेनिज्म अप्रूव कर लिया है फॉर द सेल ऑफ एनीमी शेयर्स। ओके, अब ये एनीमी प्रॉपर्टी क्या होती है और एनीमी के शेयर्स हम बेच सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैकेनिज्म वर्कआउट कर दिया है। एनीमी शेयर्स की टोटल जो प्राइस है वो प्राइस है 3000 CR, मतलब ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 3000 CR, इतनी अमाउंट हमें मिल सकती है अगर हम ये शेयर बेच दें। अब ये एनीमी प्रॉपर्टी क्या होती है? चाइना वॉर हुआ था 1962 में, पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965-71 में। तो उस वक्त चाइना और पाकिस्तान के जो सिटीजन थे और उनकी जो प्रॉपर्टीज इंडिया में थी, फिर उसमें घर हो सकता है, लैंड हो सकती है, वो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीज की थी अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पाकिस्तान और चाइना के सारे सिटीजन्स की प्रॉपर्टी सील हुई है इन 1962, 1975 और 1971। इन सारी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है, जिसकी आज के डेट में कीमत है 3000 करोड़ अगर हम इसको बेचते हैं तो ये बेचने का मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर लिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पड़े पड़े सड़ रही है ना, वेस्ट हो रहा है। मतलब घर पड़ा है, उसको अगर मेंटेनेंस ही नहीं रहेगा तो बाद में तो वर्कआउट ही नहीं होना उसका कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। देन इंस्पायर 2018, इंस्पायर 2018 ये सेकंड एडिशन है इंस्पायर का, न्यू दिल्ली में हुआ अभी। इंस्पायर का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है? इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी इफिशियंसी। इट मीन्स दैट इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी इफिशियंसी के लिए हम रिसर्च करेंगे, वो प्रोग्राम है इंस्पायर। इंस्पायर का कोलैबोरेशन किस किस के साथ? इंस्पायर ऑर्गेनाइज हुआ है ड्यू टू बिकॉज ऑफ कोलैबोरेशन इन बी, टेरी, देन एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनईपी, ASCI। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है। बी आपको पता होगा, टेरी भी आपको पता होगा, एडीबी, यूएनएपी, ओके, देन ASCI। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म आप देख लो, जिसको पता नहीं होगा वो कोलैबोरेशन। देन सेकंड थिंग इज दैट, यहां पे हमें पूछे जाने वाली चीज ये है, नीचे वाली सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी इफिशियंसी रिवॉल्विंग फंड। आपने अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर देखे होंगे तो इसमें फंड पूछा जाता है या फिर टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है। तो ये एनर्जी इफिशियंसी रिवॉल्विंग फंड, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? इंस्पायर से जुड़ा हुआ है। और इस फंड के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है एग्रीमेंट विथ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के साथ, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। और इस एग्रीमेंट की फंडिंग जो होने वाली है वो $13 मिलियन इतनी होने वाली है। $13 मिलियन का फंड है ये, एनर्जी इफिशियंसी रिवॉल्विंग फंड। ओके, इंस्पायर से जुड़ा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल स्पॉटलाइट बूस्टर यूपीएससी प्रीलिम्स पार्ट 6 में इतना ही। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।